हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल कैरियर परिवार में। चलिए दोस्तों, तो हम लोग शुरू करें आज की सक्षमता क्लास। और सक्षमता क्लास की ये होगी टेस्ट नंबर आपका 32। जी हाँ, इसके पहले 31 टेस्ट आपका कंप्लीट हम कर दिए हैं। आज होगा टेस्ट नंबर आपका 32। और पीछे वाला टेस्ट आप जरूर से जरूर रिवीजन करते रहिएगा। और जो लोग अगर नहीं देखे हैं तो इसको एक बार जरूर देखिए, काफी मजा आएगा और वहां से बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज है टेस्ट नंबर आपका 32 है। इसके पहले आपको बहुत सारा टेस्ट हो गया है और उसके अलावे भी आपको एनसीईआरटी पीडीएफ भी हम भेज दिए हैं। और हम फिर से कल देखिए सैटरडे है, संडे को है ना, फिर से जितना भी पीडीएफ है वो सभी पीडीएफ को हम एक बार ग्रुप में डाल देंगे संडे को। आप लोग उसको क्या करिएगा, जो लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किए थे या फिर जिनका डिलीट हो गया, कुछ भी हो गया, तो सक्षमता ग्रुप में हम इसको फिर से डाल देंगे। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं ग्रुप में, वो सारे एनसीईआरटी पीडीएफ भी उनको दे दिया जाएगा, फिर से एक बार भेज देंगे। और जितना टेस्ट हुआ है अभी तक 32 टेस्ट, तो ये 32 टेस्ट आपको वहां से हम भेज देंगे, ठीक है। तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, रख लीजिए, है ना। बहुत सारे लोग का कंप्लेन आता है, सर डिलीट हो गया। कैसे डिलीट हो जाता है सर? उसको आप रखिए ना, हम भेजते हैं डिलीट करने के लिए। उसको पढ़िए, रखिए, डाउनलोड करके अपना सेव करके रखिए, ठीक है। जब भी इच्छा करे उसको पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो संडे को हम फिर से भेज देंगे, आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और आप लोग अपना साइड सभी लोग फॉर्म भर लिए हैं, है ना, भर लिए होंगे। और ये नंबर आपको दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर है, जहां आपको सारा मटेरियल मिल सकता है। तो जो लोग लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। 351 इसमें मात्र चार्ज है, तो आप इसमें पेड करके आप ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप है। चलिए शुरू करें दोस्तों आज की क्लास। और आज की क्लास का ये पहला सवाल है, आपके स्क्रीन पे देख लीजिएगा। आप लोग अपना अपना कमेंट में अपना जवाब भी देते चलिएगा कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। ए बी सी डी जो भी होगा आप अपना कमेंट जरूर करिएगा। तो पहला सवाल कह रहा है कि द फ्रैक्चर्ड हिमालयाज इंडिया तिब्बत चाइना 1949-62 पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक है दोस्तों, और इस पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है निरुपमा राव, सलमान रश्दी, रमेश जयराम, प्रोफेसर विवेक लामा। बताइए दोस्तों, आखिर इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी डी क्या होगा? पहला का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, है ना। और देखिए वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक कर देना है, ठीक है। जितने लोग आ गए हैं वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पहला का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको निरुपमा राव, द फ्रैक्चर्ड हिमालयाज इंडिया तिब्बत चाइना 1949-62 पुस्तक के लेखक निरुपमा राव हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? जल्दी से बताना है। कुल्लू घाटी है, ये किसके मध्य स्थित है? लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में, धौलाधर और पीर पंजाल, लद्दाख और धौलाधर, या शिवालिक और मध्य हिमालय? क्या होगा? दूसरा का आंसर क्या होगा दोस्तों? कुल्लू घाटी जो है ये किसके बीच स्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब सब लोग का आ रहा है। कुछ लोग का बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में आपका कुल्लू घाटी, है ना। कुल्लू घाटी, धौलाधर और पीर पंजाल, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें। यहां पर आपको मिलान करना है, एक तरफ पतन दिया गया है, दूसरे साइड आपको राज्य दिया गया है। तो भटकल बंदरगाह कहाँ है? देखिए भटकल बंदरगाह आपको कहाँ मिलेगा, तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ मिलेगा, काकीनाडा कहाँ मिलेगा और एलेप्सी कहाँ मिलेगा? जल्दी से इसको मिला दीजिए। तो भटकल बंदरगाह आपको मिलेगा दोस्तों कर्नाटक राज्य में, ठीक है। भटकल कहाँ है? कर्नाटक में है। एलेप्सी बंदरगाह कहाँ है? एलेप्सी हो जाएगा आपका केरल राज्य में। तूतीकोरिन हो जाएगा आपका तमिलनाडु में, और काकीनाडा हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो इसको आप मिला लीजिएगा, यानी कि 3 1 4 2 आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये बंदरगाह आप ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण जो भारत में बंदरगाह है वो 13 बड़े बड़े बंदरगाह है और 200 बंदरगाह लगभग छोटे छोटे बंदरगाह है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है।
बंदरगाह है, भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है मुंबई का बंदरगाह, है ना, मुंबई बंदरगाह। और भारत का सबसे जो पहला बंदरगाह है वो है आपका गुजरात का कांडला बंदरगाह, है ना। गुजरात में जो आपका कांडला बंदरगाह है ये आपका भारत का सबसे पहला बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह है। और अगर पूछे कि भारत का 13वां बंदरगाह कौन सा है दोस्तों, तो ये पोर्ट ब्लेयर, है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो पोर्ट ब्लेयर है ये जो बंदरगाह है ये भारत का 13वां बंदरगाह है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बंदरगाह से आपको सवाल पूछ सकता है। 13 बड़े बंदरगाह हैं अभी वर्तमान में और 200 छोटे छोटे बंदरगाह हैं। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर की कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? बताइए दोस्तों, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होगी? दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? बहुत ही आसान सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। भारत में अगर कपास की बात करें तो ये होती है दोस्तों काली मिट्टी, है ना। काली मिट्टी में इसका उत्पादन होता है कपास का। आंसर हो जाएगा हमारा 4 का बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और कपास का उत्पादन सबसे अधिक अगर पूछा जाए एग्जाम में तो वो हो जाएगा गुजरात, है ना। गुजरात में कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और अगर आपसे पूछे कि काली मिट्टी सबसे अधिक कहां पर पाई जाती है तो काली मिट्टी हो जाएगा दोस्तों आपको महाराष्ट्र, है ना। काली मिट्टी सबसे अधिक कहां है तो वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। लेकिन कपास सबसे ज्यादा अभी वर्तमान में गुजरात 1 नंबर पर आ गया है, महाराष्ट्र अभी दूसरे नंबर पर आ गया है। पहले महाराष्ट्र आगे था, अभी गुजरात आगे हो गया है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे जूट के उत्पादन में, है ना, जूट वाला भी पूछा जाता है कि जूट के उत्पादन में पहला कौन है, तो पहला हो जाएगा आपको WB यानी कि वेस्ट बंगाल जूट के उत्पादन में प्रथम है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 5 नंबर। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा घाटी का भाग नहीं है? दोस्तों बताइए कौन सा राज्य जो है वो नर्मदा घाटी का भाग नहीं है। क्योंकि नर्मदा घाटी से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं तो आपको ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइए कि नर्मदा घाटी का भाग नहीं है। महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश से ये नदी निकलती है, नर्मदा नदी, और ये किधर की ओर बहती है? पश्चिम की दिशा में बहती है ना। ये है मध्य प्रदेश और यही अमरकंटक से निकलती है और ये पश्चिम दिशा में बहती है और यहाँ पर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। और ये ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान, ठीक है। ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर के बहती है और जाकर के ये अरब सागर यहाँ खंभात की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अमरकंटक से निकलती है दोस्तों। अमरकंटक से एक नदी और निकलती है, सोन नदी, ठीक है, जो बिहार में जाकर के गंगा से मिल जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर राजस्थान। राजस्थान का इसमें कोई योगदान नहीं है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि प्रायद्वीपीय भारत की वो नदी कौन सी है जो पश्चिम दिशा में बहती है और सबसे बड़ी नदी है ना। पश्चिमी दिशा में बहने वाली सबसे बड़ी नदी जो है वो नर्मदा नदी ही है। ये भी आपको पूछा जाता है। नर्मदा के जस्ट नीचे दोस्तों एक और नदी बहती है जिसका नाम है तापी नदी, है ना। ये तापी नदी और नर्मदा नदी के बीच में एक पर्वत है, ठीक है। इस पर्वत का नाम क्या है? तो सतपुड़ा पर्वत। ये पर्वत भी आपको पूछा जाता है। सतपुड़ा पर्वत किन दो नदियों को विभाजित करती है? तो नर्मदा और तापी नदी को विभाजित करती है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर। 6 नंबर है कि दिए गए विकल्पों में कौन सही सुमेलित नहीं है ना। नहीं वाला आपसे पूछ रहा है, ध्यान रखना है। स्वर्ण क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति। क्रांतियां आपको ध्यान रखना ना, नीली क्रांति हो, पीली क्रांति हो, रजत क्रांति हो, है ना। आपको और भी बहुत सारा क्रांति है दोस्तों, जैसे नीली क्रांति आपको हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। स्वर्ण क्रांति पूछा जाता है, पीली क्रांति पूछा जाता है। तो कौन सा यहां पर सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। क्या होगा 6 का? 6 का आंसर क्या होगा? तो नीली क्रांति। देखिए नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन है, ये बिल्कुल गलत है। पीली क्रांति अंडा नहीं होगा। पीली क्रांति दोस्तों आपका तिलहन उत्पादन है, ठीक है। ये दोनों आपका गलत है, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा डी नंबर। स्वर्ण क्रांति जो है फल उत्पादन, ये वाला सही है। बाकी ये दोनों आपको गलत दिया गया है। आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, क्योंकि गलत ही हमसे पूछ रहा था दोस्तों, ठीक है। चलिए, और जैसे हरित क्रांति भी पूछा जाता है तो हरित उत्पादन, है ना। हरित क्रांति आपको खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर की भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? बताइए। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, कौन सा होगा?
भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है ना? तो आर्द्रता है, वृष्टि है, तापमान है या हवा है? तो कृषि को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है दोस्तों? वो हो जाएगा वृष्टि, है ना? वृष्टि जो है ना, ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। प्रभावित आपसे पूछ रहा था, ठीक है। 7 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा भारत में कृषि को। भारत में देखिए जो कृषि है दोस्तों, ये आपको आपका रबी कृषि हो गया, आपका खरीफ की कृषि होगी, जायद की कृषि, ये तीनों प्रकार की कृषियां होती है भारत में, है ना? रबी फसल आपका अभी देखिए जो है लगा हुआ आपके खेत में, वो कौन सी फसल है? वो रबी फसल है, ठीक है। रबी की फसल कब लगाई जाती है, कब बोई जाती है? तो नवंबर दिसंबर में। और इसको काटी कब जाती है दोस्तों? तो आपको मार्च अप्रैल में। ये आपको पूछा जाता है डेट, है ना? रबी फसल में कौन कौन से फसल आ जाएंगे? तो आपको गेहूं है, चना है, मटर है, ठीक है, सरसों है ना, आलू है, ये सारे अब मतलब ठंडे के दिन में जो आपको खेत में दिख जाए, है ना, वो हो जाएगा आपका रबी फसल, ठीक है। जो बरसात के समय आपके खेत में दिख जाए वो हो जाएगा आपको खरीफ की फसल। और जो गर्मी के समय में, है ना, यानी कि खीरा, ककड़ी, सब्जी, ये सब जो होता है, तरबूज वगैरह, वो हो जाएगा आपको खरीफ की फसल। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपको प्रश्न नंबर 8 नंबर, कह रहा है कि पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? बताइए, पृथ्वी के उद्गम, है ना, पृथ्वी का उद्गम कैसे हुआ, इसका नेबुलर परिकल्पना किसने दिया था दोस्तों? वो कौन से वैज्ञानिक थे? वो दिए थे, भूवैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन है चैम्बरलैन, इमैनुएल कांट, ओटो शुमिट या फिर कार्ल विट्जास्कर। क्या होगा आपका 8 का? देखिए 8 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी नंबर, बिल्कुल सही है। इमैनुएल कांट दोस्तों दिया गया था आपका पृथ्वी के उद्गम के नेबुलर परिकल्पना। सीधा आपसे पूछेगा कि नेबुलर परिकल्पना किसने दिया है? तो इमैनुएल कांट के द्वारा दिया गया है, ठीक है। इमैनुअस दिया गया है, इमैनुएल कभी कभी लिखता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है दोस्तों? किसका मिलान जो है वो सही नहीं है? काजीरंगा असम, घाना राजस्थान, कान्हा मध्य प्रदेश, दुधवा छत्तीसगढ़। कौन सा मिलान यहाँ पर गलत है? तो आपको पता है कि काजीरंगा जो है ये कहाँ है भाई साहब? सबको पता है, बच्चा बच्चा को पता है। काजीरंगा एक सिंग वाला गैंडा असम में है, ठीक है। घाना पश्चिमी बिहार, ये आपका राजस्थान में है, बिल्कुल सही है। सरिस्का, है ना, सरिस्का कहाँ है बताइएगा? तो सरिस्का भी दोस्तों आपको राजस्थान में है, ठीक है। गिर कहाँ है? गिर आपका गुजरात में है, ठीक है। सिमलीपाल कहाँ है? तो उड़ीसा में है, ठीक है। ये सभी पूछा जाता है। कान्हा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। लेकिन दुधवा भाई छत्तीसगढ़ में कब पढ़ लिए? ये तो यूपी में है आपका। कहाँ है? दुधवा यूपी में है, और यही गलत हमसे पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर आपका, ठीक है। याद रखना है, दुधवा दोस्तों आपका यूपी में है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10 नंबर, कि रामसर सम्मेलन संबंधित है किससे? रामसर सम्मेलन किसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों? 1971 में हुई थी, ईरान में हुई थी आपका, ठीक है। ईरान में हुई थी रामसर सम्मेलन की स्थापना 1971 में। और कह रहा है कि इसका जो सम्मेलन है ये किस चीज से संबंधित है? वन से है, शुष्क भूमि से है, आर्द्र भूमि से है, पर्यावरण प्रदूषण से है। 10 का आपका आंसर हो जाएगा आर्द्र भूमि से है, ठीक है। ये रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो आर्द्र भूमि से है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 10 का सी नंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कि दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी कौन सा यहां पर नहीं होगा दोस्तों? आर्गन है, जलवाष्प है, मीथेन है या दोनों है? क्या होगा? 11 का आंसर क्या होगा आपका? दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो वैश्विक तापन के लिए देखिए जलवाष्प उत्तरदायी है ना, मीथेन उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्तरदायी है। आर्गन दोस्तों यहां पर उत्तरदायी नहीं होगा, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। नहीं पूछ रहा था, ध्यान रखना है, ठीक है ना। जलवाष्प इसमें उत्तरदायी है ना, सबसे ज्यादा यही है। उसके बाद मीथेन है ना, आर्गन है, आर्गन इसमें उत्तरदायी नहीं है, आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर। प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है, ये वस्तुएं किस प्रकार की है? तो इकोनॉमिक्स का दे दिया क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स ऐसे जल्दी नहीं पूछता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका निम्न स्तरीय वस्तु। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर आपका, ठीक है। यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है, तो ये वस्तुएं निम्न स्तरीय वस्तु होगी। ऑप्शन नंबर सी।
अगला सवाल है दोस्तों आपका 13 नंबर। 13 नंबर कह रहा है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? बताइए, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? निवेश पद्धति, उत्पादन पद्धति, मिश्रित पद्धति या फिर आय पद्धति? क्या होगा 13 का दोस्तों? 13 का आंसर क्या होगा, है ना? तो किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो वो हो जाएगा निवेश पद्धति। ठीक है, निवेश पद्धति ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर। 14 नंबर है कि दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? बताइए दोस्तों, है ना, कौन सी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो 4 वर्ष की थी? तीसरी, चौथी, पांचवी या सातवीं? है ना, देखिए ऐसे पंचवर्षीय योजना तो अब समाप्त कर दिया गया है ना। 2012 से 17 तक आपको चला था 12वीं पंचवर्षीय योजना, उसके बाद इसको समाप्त कर दिया गया है ना। इसके जगह पर आपको नीति आयोग लागू किया गया था 1 जनवरी 2015 से, है ना, वो तो आपको पता होगा। और वो कौन सा योजना था जो 4 साल के ही बाद ही खत्म कर दिया गया था दोस्तों? तो वो था आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो चला था वो 1974 से लेकर के 1978 तक ही आपको ये चला था आपका। ठीक है, 74 से 78 तक आपका चला था। अगला सवाल है आपका प्रश्न नंबर 15 नंबर। 15 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा, है ना। 15 का आंसर आपको बताना है। सूची आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। एक तरफ दिया गया है आपको भौतिक राशि, एक तरफ दिया गया है आपको मात्रक। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? बताइए जल्दी से। बल का मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेग का मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो त्वरण का मात्रक हो जाएगा आपको, क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 3, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है ना। और बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन, है ना। बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, नहीं 4 हो जाएगा, 3 के बाद 4, ये वाला का सही है, 3 है 4 है। और कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्य हो जाएगा जूल, और आवेग हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, है ना। 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये सही मात्रक आपको याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर कि किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं, क्यों? है ना, कालीन आपके घर में होगा ना, तो उसको छड़ी से जब पीटिएगा तो क्या होता है? धूल उससे गिर जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, जैसे आपके घर में गद्दा होगा तो गद्दा को क्या कीजिए, है ना, उसको लटका दीजिए, ऊपर से डंडा से पीटिए, देखिए सारा गर्दा उससे निकल जाएगा, है ना। तो क्या है? जड़त्व के कारण निकलता है, या पृष्ठीय भार के कारण निकलता है, या छड़ी के गति के कारण, या धूल के कणों में रवानता के कारण निकलता है दोस्तों? आंसर क्या होगा 16 का? 16 का आंसर हो जाएगा दोस्तों जड़त्व के कारण भाई साहब। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका 17 नंबर सवाल है। 17 नंबर कह रहा है कि सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक मान कितना होता है? बताइए, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? 17 का आंसर क्या होगा? तो सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मान होता है दोस्तों वो 6.67 गुना 10 के पावर -11 नैनोमीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है 18 नंबर की सर्वाधिक प्रत्यास्थता वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है? सर्वाधिक प्रत्यास्थता वाला पदार्थ जो है वो कौन सा है? 18 का क्या होगा? 18 का लोहा है, हीरा है, स्प्रिंग है, या क्वार्ट्ज है? 18 का आंसर हो जाएगा क्वार्ट्ज। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्वाधिक प्रत्यास्थता वाला पदार्थ। ठीक है, 18 का आंसर नंबर डी है। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों 19 नंबर। 19 नंबर सवाल है कि विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट के बारे में, है ना? कौन सा यहाँ पर कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है कि विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की विशिष्ट ऊष्मा समान होता है,
इसका मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है या फिर इसका मात्रक किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है? क्या होता है दोस्तों, ये बताना है आपको। 19 का विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में कौन सा गलत है? तो 19 का हो जाएगा आपका कि विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। भैया ये तो गलत है ना, ये आपका बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन एरोसॉल का उदाहरण नहीं है? बताइए एरोसॉल का उदाहरण कौन सा यहां पर नहीं है? धुंध है, कोहरा है, बादल है या जल में तेल है? 20 का क्या होगा? एरोसॉल का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो जल में तेल। ठीक है, जल में तेल हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 21 नंबर, यहां पर आपको मिलान करना है। फिर से 21 को एक तरफ आविष्कार दिया गया है, दूसरी तरफ आविष्कारक दिया गया है ना। जैसे कि न्यूट्रॉन का आविष्कारक कौन है भाई? 21 का क्या होगा, जल्दी से बताइए। न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और परमाणु नाभिक हो गया। देखिए न्यूट्रॉन का आपको जेम्स चैडविक है ना, ये तो कई बार आप पढ़े हैं ना, एक का 4 हो गया आपका, और यहाँ भी 4 है। इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, बहुत बार पढ़े हैं, याद होगा आप लोग को। और प्रोटॉन का 4 के बाद देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो बड़ा गड़बड़ है। अब प्रोटॉन का हो जाएगा आपका ई गोल्डस्टीन होता है, और नाभिक का हो जाएगा दोस्तों रदरफोर्ड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आविष्कार। एक आविष्कारक जरूर एग्जाम में पूछ लेता है। तो न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन ई गोल्डस्टीन और परमाणु नाभिक हो जाएगा ई रदरफोर्ड आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 22 नंबर की सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? बताइए सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2, 8, 10, 1। 22 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 10। ठीक है, 22 का आंसर हो जाएगा सी नंबर दोस्तों आपका 10 हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 23 नंबर की निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है? बताइए हाइड्रा अम्ल के उदाहरण कौन सा है? H2SO4, HNO3, HCl, H3PO4। क्या होगा 23 का? 23 का आंसर क्या होगा? तो हाइड्रा अम्ल के उदाहरण कौन सा है? आंसर हो जाएगा HCl हाइड्रा अम्ल, है ना, HCl हाइड्रा अम्ल। हाँ सिंपल बात है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखिए वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक काहे नहीं किए हैं ना, तो लाइक थोड़ा सा कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको जरूर से जरूर मिलता रहे, और जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, जो भी क्लास होगा, वो आपको मिलते रहेगा। प्रश्न है कि बॉयल, चार्ल्स या फिर अवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो इसको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं दोस्तों? ग्राहम का विसरण नियम, या मिश्रित गैस नियम, या आदर्श गैस नियम, या जे जूसैक नियम। क्या होगा दोस्तों 24 का क्या होगा? 24 का आंसर हो जाएगा आदर्श गैस नियम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परमाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? बताइए परमाणु विज्ञान का जनक, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, जितना जल्दी हो सके, फटाफट एकदम, है ना, ज्यादा समय नहीं लेना है। परमाणु विज्ञान के जनक कौन है? लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, ल्यूवेनहॉक या पॉल बर्ग? क्या होगा? लुई पास्चर। ठीक है, परमाणु विज्ञान लुई पास्चर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका 26 नंबर 26 है कि माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में दोस्तों किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? 26 का आंसर हो जाएगा आपका किसका होता है? प्रोटीन, आरएनए, डीएनए या फास्फोलिपिड? आंसर हो जाएगा प्रोटीन की मात्रा यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है, ऑप्शन नंबर ए है। अगला है दोस्तों कि प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, बताइए प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाई साहब नहीं पूछ देता है तो थोड़ा सा यहाँ पर सोचने वाली बात हो जाती है, क्योंकि चारों ऑप्शन यहाँ पर देखना पड़ता है। तो नहीं कौन सा है ना, गलत कौन सा है प्लाज्मा के बारे में? ऑप्शन है कि रक्त का तरल मैट्रिक्स है, या रंगहीन होता है, इसमें रक्त कणिकाएं होती है, इसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सा गलत है? तो देखिए इसमें तो आपका मैट्रिक्स ये तो सही है, रंगहीन होता है भी ठीक है, रक्त कणिकाएं इसमें नहीं होता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों 27 का। ठीक है, 27 गलत है, इसमें रक्त कणिकाएं होती है, ये गलत है आपका। ठीक है, नहीं होती है। अगला है आपका 28 नंबर 28 कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी
प्रश्न है कि हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? बताइए। हेपेटाइटिस बी जो है एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? हृदय है, यकृत है, मस्तिष्क है, फेफड़ा है? क्या होगा दोस्तों 28 का आंसर क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करेगा? तो 28 का हो जाएगा यकृत को संक्रमित करेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 28 का बी नंबर यकृत। ठीक है, लीवर। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर। इसमें साइंस क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, नहीं इतना ज़्यादा क्वेश्चन दे दिया साइंस का, चलो कोई बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? बहुत बढ़िया सवाल है भाई, है ना, जिससे हम लोग सोचते हैं। तो मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होगा? पश्च मस्तिष्क होगा या प्रमस्तिष्क होगा या मध्य मस्तिष्क होगा या सेरिबैलम होगा? क्या होगा? सेरिबैलम। कौन सा आंसर होगा 29 का? देखिए, तो मुख्य सोचने वाला जो भाग होता है वो प्रमस्तिष्क होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर। 30 नंबर सवाल है कि ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का जो उल्लेख है दोस्तों, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? अनुच्छेद 243 का बी, अनुच्छेद 243 का डी, अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 243 सी। तो ग्राम सभा, बताइए, बहुत बढ़िया सवाल है, पॉलिटी का है। आंसर हो जाएगा 30 का आपका आंसर नंबर। अनुच्छेद 243 का ए जो है, इसी में ग्राम संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है आपका। ठीक है, 243 ए आपका। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो संकल्पना है दोस्तों, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? और दोनों सदनों की बैठक बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। और उसको संबोधन कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन याद रखना है। तो 31 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है कि संसद के दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, है ना, इसकी संयुक्त बैठक की संकल्पना ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और बुलाएगा कौन? तो राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करेंगे? तो लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 32 नंबर। कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 215, 124 या 214? उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय, उच्चतम कह रहा है दोस्तों, तो उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद कितने में? 124 में है कि नहीं? और यहाँ पर अभिलेख न्यायालय का यहाँ पर बताना है ये अनुच्छेद कितने में है। कई बार पूछा गया सवाल है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर, अरे भैया इधर सीधर काय हो रहा है ये, आंसर हो जाएगा ए नंबर दोस्तों आपका। ठीक है, 32 का ए, 129 अनुच्छेद 129 में है आपका अभिलेख न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129 में है। अगर आपसे पूछे कि उच्च न्यायालय कितने में? तो 214 में है ना। ये 214 किसका है? उच्च न्यायालय का है। और उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय बताना है आपको अनुच्छेद कितने में है। अगर किन्हीं को पता हो तो बताइएगा। तो उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद कितने में है? अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर। भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? बताइए। भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख जो है दोस्तों, ये संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? 33 का क्या होगा? देखिए, वेतन हो गया, भत्ता हो गया, पेंशन हो गया, ये कौन से अनुसूची में? टोटल अनुसूची अभी कितना है? तो टोटल अभी 12 अनुसूची है वर्तमान में। संविधान बना था उस समय कितना था? 8 था। ठीक है, तो वेतन, भत्ता, पेंशन किस में है? 33 का हो जाएगा दूसरा में है ना। इसमें सोचने वाली क्या है? दूसरे अनुच्छेद में दोस्तों वेतन भत्ता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर की राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? राजभाषा, है ना। राजभाषा, भारत में अभी टोटल भाषा कितने हैं दोस्तों? तो टोटल कितने भाषा है?
जल्दी से बताइएगा। टोटल भाषा की संख्या कितने हैं? तो 22 भाषा है। अनुसूची किस में है? तो 8वीं अनुसूची में, यह ध्यान रखना है। मूल संविधान में आपको 14 भाषा था। राजभाषा का उल्लेख भाग कितने में है? तो ये भाग हो जाएगा आपका भाग 17 में है। ठीक है, राजभाषा का उल्लेख जो है भाग 17 में है आपको। ठीक है, टोटल भाग अभी कितने हैं? तो टोटल अभी 22 भाग है ना, टोटल अभी 22 भाग है। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर। संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेख नहीं है? बताइए, संविधान की प्रस्तावना में क्या उल्लेख नहीं है? धार्मिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय या राजनीतिक न्याय? 35 का क्या होगा? संविधान की प्रस्तावना में धार्मिक न्याय दोस्तों उल्लेख नहीं किया गया है, आर्थिक है, सामाजिक भी है, राजनीतिक भी है, धार्मिक की बात नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। हमारे प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक बार संशोधन हुआ है। कब? तो आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर। संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? बताइए, सहकारी समिति शब्द है जो दोस्तों ये कब जोड़ा गया था, है ना, ये बताइएगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? 42वें संशोधन अधिनियम, 44वां संशोधन अधिनियम, 73वां संशोधन अधिनियम या 97वां संशोधन अधिनियम? 36 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, 97वां संशोधन अधिनियम 2011। ये है सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था, ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 36 का। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर। कार्य निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है भारतीय संविधान के किस संस्तुति पर दोस्तों, है ना। हमारे जो मौलिक कर्तव्य है इसके बारे में भी थोड़ा सा ही बताएंगे। तो ये जो जोड़ा गया था आपको पता होना चाहिए, सरदार स्वर्ण सिंह की संस्तुति पर ही जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, ध्यान रखना है। अनुच्छेद कितने में है? तो अनुच्छेद 51 के क में इसका वर्णन किया गया। अनुच्छेद 51 के ए भी लिख सकते हैं, क भी लिख सकते हैं। भाग कितने में है? तो भाग 4 के क में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, याद रखना है। जब जोड़ा गया था तो इसमें कितने कर्तव्य थे? 10 कर्तव्य थे। वर्तमान में कितना कर्तव्य है? 11 कर्तव्य है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। ये सारे सवाल आपको पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है कहां से लिया गया था? तो आपको रूस से लिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 38 नंबर। 38 है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है ना। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है ये अनुच्छेद कितने के तहत लगाया जाता है? जल्दी से बताइए तो। कौन बताएंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद कितने में है ना। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है ये कैसी प्रक्रिया है? एक न्यायिक है, विधायी है, कार्यपालिका है या अर्ध न्यायिक है? 38 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, और महाभियोग अनुच्छेद कितने में है? 61। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर। कह रहा है कि पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव कराने के लिए जो निर्णय लेता है तो पंचायत चुनाव कहाँ होगा? राज्य में ही होगा ना भैया। तो उच्च न्यायालय के क्या जरूरत है? चुनाव आयोग का भी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, केंद्र सरकार भी इसमें कुछ नहीं करेगा, राज्य सरकार कराएगा चुनाव। ठीक है, पंचायत चुनाव जो होता है ये पंचायत चुनाव आयोग नहीं कराती है, राज्य सरकार के द्वारा कराई जाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर दोस्तों। ठीक है, पंचायत चुनाव। अगला है कि कुरु, है ना। तो कुरु की राजधानी कहाँ है दोस्तों, ये बताइएगा। कुरु जो है क्या है? एक महाजनपद है। टोटल महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी। तो 16 में एक जो जनपद है कुरु, कुरु की राजधानी कहाँ है ये आपको पूछ रहा है। तो कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। ठीक है, कुरु की राजधानी कहीं है भैया? इंद्रप्रस्थ है आपका कुरु की राजधानी। अगला है कि भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक पूछ रहा है दोस्तों। जब ये घर को त्यागे थे तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह पूछ रहा है। घोड़ा है, स्तूप है, कमल है या सांड है? स्तूप जो है दोस्तों, स्तूप तो है इनका जब निर्माण हुआ था उसका स्तूप है आपका। ठीक है, तो 41 का बी तो होगा नहीं, है ना। स्तूप जो था क्या था? तो ये जब निर्माण प्राप्त हुआ था यानी कि जब मृत्यु हुई थी उसका स्तूप है आपका। 41 का हो जाएगा घोड़ा। ठीक है, तो गृह त्याग का जो प्रतीक है याद रखिएगा घोड़ा है ना। भगवान बुद्ध की, और भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, याद रखना है ना। 29 वर्ष की अवस्था में दोस्तों इन्होंने गृह त्याग कर दिए थे।
और 35 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका कि गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन था, बताइए। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? लक्ष्मीश्वर था या गोविंद चंद्र था या चंद्रदेव था या जयचंद था? गढ़वाल वंश का जो संस्थापक था वो 42 का हो जाएगा चंद्रदेव। ठीक है, चंद्रदेव, गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव। अगला है आपका 43 नंबर। 43 सवाल कह रहा है कि दीवान ए खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है, बताइए। दीवान ए खैरात जो है ये किस शासक से संबंधित है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या फिरोज शाह तुगलक? तो दीवान ए खैरात जो है आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है आपको दीवान ए खैरात आपका। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक है ना, दीवान ए खैरात। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर कि एकास्म गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है? एकास्म गोलाकार जो स्तंभ होता है दोस्तों, इसके निर्माण की जो विधि है ये किस काल की विशेषता है ना, किस समय से इसकी शुरुआत हुई थी एकास्म गोलाकार स्तंभ का? मौर्य काल से हुआ था, गुप्त काल से या सातवाहन काल से या राजपूत काल से? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मौर्य काल से ही इसका प्रारंभ हुआ था आपका एकास्म गोलाकार स्तंभ का आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कई बार पूछा गया सवाल है दोस्तों। कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है ये कहाँ है? अजमेर है, दिल्ली है, जयपुर है, लाहौर है ना। 45 का क्या होगा? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है भाई ये कहाँ है और किसने बनाया था ये भी पूछता है, तो जल्दी से बताइए कि आखिर ये जो मस्जिद है किसने बनाया था? कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली में है दोस्तों। कहाँ है? ये पड़ता है आपको दिल्ली में। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर। 46 नंबर है कि सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहां से आयात किया जाता था, बताइए। सिंधु काल में दोस्तों यानी सिंधु सभ्यता में सीसा का निर्यात भी होता था भैया, आयात होता था, निर्यात नहीं आयात होता था। कहां से आता था सीसा? अफगानिस्तान से, सौराष्ट्र से, ओमान से या ईरान से? तो सीसा जो आता था दोस्तों सिंधु काल में वो आता था आपका न ही अफगानिस्तान से, न ही ओमान से और न ही सौराष्ट्र से, ईरान से आता था। ठीक है, ईरान से आता था सीसा। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान कर दीजिए, है ना। 47 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर कौन सा सही होगा? शिशु वध प्रतिबंध, सती प्रथा प्रतिबंध, दास प्रथा पर प्रतिबंध और हिंदू विधवा पुनर्विवाह। 47 का आंसर क्या होगा? देखिए शिशु वध पर प्रतिबंध जो लगाया गया था वो लगाया गया था आपको वेलेजली के द्वारा, लॉर्ड वेलेजली। सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था दोस्तों वो लगाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। सती प्रथा कब हुआ था? 1829 में। और दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था लॉर्ड एलनबरो के द्वारा और हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4 बिल्कुल सही है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 48 नंबर। और देखिए अभी तक अभी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। और पीडीएफ नोट्स अगर चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। 351 मात्र इसमें चार्ज है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम पूछ रहा है ना। तो प्रथम मुस्लिम थे आपको बदरुद्दीन तैयबजी, है ना। बदरुद्दीन तैयबजी जो थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, है ना। प्रथम कहे तो WC बनर्जी और प्रथम मुस्लिम कहे थे दोस्तों बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएगा। और प्रथम अंग्रेज कहे तो वो प्रथम अंग्रेज कौन थे? जॉर्ज यूले, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, देवेंद्रनाथ ठाकुर, MG रानाडे, VD सावरकर। 49 का हो जाएगा आपका। पूना सार्वजनिक सभा के जो संस्थापक थे वो थे आपको MG रानाडे, है ना। पूना सार्वजनिक सभा MG रानाडे। और अगला प्रश्न है आपका कि इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? इनाम कमीशन की स्थापना बहुत बढ़िया है, याद रखिएगा। इनाम कमीशन की जो स्थापना किया गया था ये किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? लॉर्ड वेलेजली, कर्नवालिस, हेस्टिंग्स या लॉर्ड डलहौजी। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इनाम कमीशन जो हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 50 का। और अभी कुछ और महत्वपूर्ण यहाँ पर सवाल है, कुछ वन लाइनर, इसको भी आप देख लीजिएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर 10-20 क्वेश्चन है अभी, इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा, 2 मिनट लगेगा। तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक, याद रखना है। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन बना? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी मुसलमानों में सबसे योग्य, शिक्षित और विद्वान शासक था। आपका ये पूछता है दोस्तों कि मध्यकालीन जो सुल्तान थे उसमें सबसे बुद्धिमान शासक कौन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक थे, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और इसे स्वप्नशील, पागल या रक्त पिपासु भी कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को आपको याद रखना है। और किसी क्षेत्र के विकास हेतु इसने अमीर ए कोही विभाग की स्थापना किया था, ध्यान रखिएगा। अमीर ए कोही पूछता है किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। और इसने अपनी राजधानी को दोस्तों दिल्ली से लेकर के, दिल्ली से कहाँ ले गया था? देवगिरी स्थापित किया था, और इसका नाम रखा था दौलताबाद। ठीक है, तो दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया? मोहम्मद बिन तुगलक ले गया, और इसका नाम क्या रखा? दौलताबाद। और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन दोस्तों इसी के द्वारा किया गया था सबसे पहले। कई बार पूछा गया है कि सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक। और सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहकर पुकारा था। किसने? एडवर्ड थॉमस ने दोस्तों। ठीक है, अगला है कि इसी के शासनकाल में मोरक्को यात्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, मोरक्को दोस्तों देश है, एक अफ्रीकन कंट्री है मोरक्को, और वहीं से एक आया था इब्न बतूता। ठीक है, किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, याद रखना है। ठीक है, और इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जिन प्रभु सूरी को सम्मानित किया था। आगे है कि ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था इन्होंने, है ना, ब्राह्मण पर जजिया कर जो लगाया गया था और इसको फिर अकबर समाप्त किया था आपको, है ना, तो ये पहला मुसलमान था फिरोज तुगलक, याद रखना है। और अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो मजमूदार कहा जाता है। ठीक है, मजमूआदर कहा जाता है दोस्तों आपको, जो सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब किताब रखता था। ठीक ना। और यहाँ पर आगे यहाँ पर दिया गया है, एक तरफ विभाग है, एक तरफ संबंधित सुल्तान है। ये भी ध्यान रखिएगा कि दीवान ए अर्ज से संबंधित कौन सा सुल्तान था? बलवन था, है ना। दीवान ए अर्ज ये बलवन शुरू किया था। दीवान ए मुस्तखराज ये अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक। और दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक। और दीवान इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, आप यहाँ से इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों महत्वपूर्ण आज का टेस्ट। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, कल भी आपकी क्लास होगी, कल टेस्ट होगी, कल सैटरडे है। ठीक है, कल भी टेस्ट होगा आपका। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। सक्षमता की नया टेस्ट डेली आपका 9 बजे से टेस्ट होता है ना। 9 बजे आपको बिल्कुल हाजिर हो जाना है। वीडियो को लाइक आपको जरूर कर देना है जाते जाते। ठीक है, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना है। इसका PDF नोट्स आपको मिल जाएगा इस नंबर पे। उसके लिए 351 आपको पे करना होगा, 351 मात्र इसमें चार्ज है। ये नंबर आपको दिया गया है 7857824310, जहां आपको ऑनलाइन पे करके आप इसमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर। उसके बाद सारे NCERT आपको मिल जाएगा, MCQ चैप्टर वाइज। और उसके अलावा आपको जो टेस्ट हुआ है दोस्तों वो भी पीछे वाला भी मिल जाएगा, आगे जो होगा वो भी आपको मिलते रहेगा एग्जाम तक। ठीक है, चलिए तो फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी एकदम करते रहना है ना। समय निकाल करके 1-2 घंटा कम से कम पढ़ लिया कीजिए, थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। 100% दोस्तों रिजल्ट होगा, है ना। इसके लिए आप गारंटी है, जितना आप लोगों को करवा दिए हैं, जितना टेस्ट हो गया है ना, उस अनुसार से आप करते चलिए, हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।